बीज आवरण में होना जरूरी है, अब चाहे फ्लावर्स हो या उसमें ना हो, क्योंकि पुष्प जो है वो तो पुष्प की तो संरचना आपको पता है, जिसमें मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट हो, सेपल हो, पेटल हो, जनरली वही फ्लावर माना जाता है ना, जिसमें अंडाशय वगैरह सब कुछ हो, पूरा कार्पल वगैरह हो। लेकिन पुष्प हो ना हो, लेकिन बीज जो है वो आवृत होना चाहिए, वही आवृत बीजी पौधा बोला जाएगा। अब आगे हमने इतना पढ़ लिया कि इसके अंदर जैसे कोई भी पौधा है तो यहाँ से कुछ कोशिकाएं होंगी, वो आगे पुष्प में विकसित होंगी, फिर पुष्प में भी क्या होगा, जैसे ये पुष्प की स्थिति अब हमें इतना पता है कि ये मादा भाग, ये नर भाग, और ये इसके एसेसरी, एसेसरी मतलब हो गया इसके सहायक अंग हो गए, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या बचा इसमें, यहाँ की कोई, इसे क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु धानी, क्योंकि ये क्या कर रही है, लघु बीजाणुओं का निर्माण कर रही है। लघु बीजाणुओं का मतलब होगा जो छोटे होंगे और नर की तरह काम करेंगे, मतलब ये नर युग्मकों का निर्माण करेगी जो धानी, उसे कहेंगे लघु बीजाणु धानी, जिसके अंदर, जिसकी संरचना इस प्रकार की होगी, दो पालियां होंगी, एक पाली इधर एक पाली इधर, और चतुष्कोष्ठीय होगी, यानी 4 कोष्ठ होंगे। हर कोष्ठ में, इसका भी निर्माण होने से पहले क्या होता है, कोई एक कोशिका होगी जिसे प्रप्रसु कोशिका कहेंगे, प्रप्रसूतक कोशिका को या प्राइमोर्डियल सेल, है ना, वो क्या करेगी आगे, संसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। एक कोशिका तो पेरीफेरी यानी परिधि बनाएगी, भित्तियों का निर्माण करेगी। कुल मिला के यहाँ पे 4 भित्तियां होती है, बाह्य भित्ति, एंडोथीसियम, मध्य परत और टैपिटम। टैपिटम के फंक्शंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, फंक्शंस पूरे बता दिए गए हैं। मुख्य रूप से इससे क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, पोषण करने का। तो पोषण मतलब किसको, लघु बीजाणुओं को, लघु बीजाणु जो इसके अंदर यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पर भी कोशिका जो होगी वो क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी, जिनके चारों तरफ परत होगी कैलोस की, वो गल जाएगी, तो अभी उनको क्या बोल देंगे, परागकण बोलेंगे। हर परागकण के चारों तरफ एक बाह्य चोल होता है, एक अंतर चोल होता है। बाह्य चोल का नाम क्या होता है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है। जहां जहां नहीं होगा स्पोरोपोलिन, वहां छिद्र होंगे, उसे जनन छिद्र कह देंगे। उसके बाद जो एंडोथीसियम, सॉरी, इंटेन इंटाइन है, क्योंकि ये तो गया एक्साइन, बाह्यचोल, हो गया इंटाइन अंतःचोल। इसके अंदर क्या होगा, ये पराग नलिका का निर्माण करेगा, या इसे बोलेंगे जनन नलिका। और इसमें क्या होगा, पहले तो एक कोशिका जो होती है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो एक कोशिका होगी उसमें विभाजन होगा, विभाजन होने के बाद ये कायिक हो गई, ये जनन कोशिका हो गई, फिर इसका भी केंद्रक 2 में विभाजित होगा, फिर जाकर के ये नलिका बनाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक ही रह जाता है, द्विकोशिकीय अवस्था में स्फुटित हो जाता है। और स्फुटित होने के लिए यहाँ की जो कोशिकाएं होंगी वो आर्द्रता ग्रहण करेंगी और फट जाएंगी। कुल मिला के फिर परागण के लिए काफी सारी विधियां, जल परागण, कीट परागण, है ना। उसके अब उसके बाद एक बात और, फिर हम पढ़ रहे थे लघु बीजाणु धानी का, तो अपना कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं हम क्या, गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी का मतलब क्या होता है, यानी कार्पल। कार्पल का मतलब क्या होगा, पिस्टिल, पिस्टिल मतलब पिस्टिल, ठीक है। अब ये क्या है, वर्तिकाग्र हो गया, यही बात, और वर्तिकाग्र के बाद ये वर्तिका हो गई, और ये अंडाशय हो गया। अब अंडाशय के बाद हमने आगे पढ़ लिया था कि इसके अंदर यहाँ से कोशिका विकसित होगी, विकसित होकर के वो एक संरचना धीरे धीरे बनाते चले जाएगी, और फिर वो जो संरचना बनती है उसको हम क्या कहते हैं, बीजांड। बीजांड के चारों तरफ ये संरचना, इसके भाग हमने कल पढ़े थे और इसके प्रकार भी पढ़े थे, हैं। तो ये क्या हो गया इसमें, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद ये हो गया निभाग, ओ सॉरी, फ्यूनिकल इंग्लिश में कहो, या इसको कहेंगे क्या, बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत के बाद अगला क्या है, यहाँ निभाग हो गया। निभाग के बाद ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा क्या बोला जाए, देखो पहले तो इसमें कोशिकाएं सभी द्विगुणित प्रकार की, ठीक, यानी 2n टाइप की है। इस 2n कोशिका के बाद अब अगला क्या होगा कि इसके अंदर कोई कोशिका विकसित होगी, विकसित होकर के धीरे 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 आकार बड़ा करेगी और अर्धसूत्री विभाजन करेगी, 4 कोशिकाएं बनाएगी। ज्यादातर पौधों में निभाग वाली कोशिका जो होती है वही रह जाती है, बाकी ये 3 डिसॉल्व हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाएंगी। तो कौन सी, ये वाली, ये क्या है, निभाग की तरफ जो कोशिका होती है मुख्य रूप से वही एक्टिव रह पाती है ज्यादातर पौधों में। ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा हो, कुछ पौधों में माइक्रोफाइल वगैरह भी
लेकिन वो एक आध ही पौधे हैं। ठीक, अब इसके बाद जो बाकी तीन तो क्या हो गई, समाप्त हो गई, अब घटित हो गई, इसको पोषण देने का काम कर गई। एक कोशिका जो है वो बड़ी हो जाएगी। वही बड़ी कोशिका आगे जिसमें एक ही क्या था, एन, यानी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित केंद्रक बना है। अब अगुणित केंद्रक बनने के बाद ये क्या करेगा, इस कोशिका को पूरी को क्या कहेंगे हम, भ्रूण कोश। क्यों, क्योंकि ये भ्रूण का क्या कर रहा है, कोश है, यानी उसको रखेगा। ठीक, अब भ्रूण कोश के बाद आगे इसको देखो, भ्रूण कोश के अंदर कल हमने पढ़ा था एक बार फिर से, यानी कि एक कोशिका है, एक कोशिका है जिसके अंदर एक केंद्रक है। ये केंद्रक क्या करेगा, दो में विभाजित होगा, और इस बार ये कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री, क्योंकि अर्धसूत्री तो ये कर ही नहीं सकता। इसको और डिटेल में एक ही बार आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी रहेगी, इस तरीके से बता दें। यानी कि एक ऐसा है अगुणित केंद्रक है जो समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद दो केंद्रक बनेंगे, और दोनों केंद्रक पोल, ध्रुव की तरफ जाएंगे। ध्रुव मतलब दो भिन्न किनारों की तरफ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ अभी इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर विपरीत। फिर वहां जाके फिर से दो माइटोसिस और करेंगे, यानी दो बार समसूत्री विभाजन और करेंगे, और दो, एक से दो बन रहे हैं तो दो से कितने बनेंगे, चार। चार केंद्रक बनने के बाद अब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, तीन तो यही रह जाएंगे, और एक एक जो है इनमें से कोई भी एक एक इस तरफ फिर से आएगा। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होगा, इन तीनों के चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाएगी ऐसे, और दो जो है इनके चारों तरफ भित्ति नहीं बनेगी, ये फ्री रहेंगे। तो कुल मिला के कितनी कैसी अवस्था हो गई, ये है क्या, ये चाहे इसको रिजु बनाओ या प्रतीप बनाओ, वो आपकी मर्जी है, होता सब में यही हाल है। ठीक है, सबकी कहानी एक जैसी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आवृत बीजी पौधे, उनका सबका एक ही जैसा हाल। अब ये अगर ऊपर की तरफ है तो क्या हो गया, ऑर्थोट्रोपस रिजु, अगर झुका हुआ होता तो प्रतीप, है ना, एनाट्रोप, फिर ये हेमी एनाट्रोपस, फिर एम्फीट्रोपस, फिर कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक, सार्सिनोट्रोपस मतलब पूरा घूम जाता है, जिसमें क्या बीजांड वृंत घूम जाता है, नागफनी में पड़ा था हमने कल। घोड़े की नाल जैसा होगा, यानी इस तरीके से घोड़े की नाल वाली अवस्था आ गई भ्रूण कोश की, तो उसे क्या बोल देते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस, वक्र बन गया, वक्रित हो गया। तो ये प्रकार हम पूरे पढ़ चुके हैं, कल हमने यहीं पर छोड़ा था, तो यहीं से शुरू करते हैं। अब क्योंकि हमने पहले ये बना लिया सीधे रिजु, हम रिजु से ही बात करते हैं सीधे। यानी कि इसकी स्थिति ये है, ये स्थिति है, यहाँ भी यही स्थिति है। इसको थोड़ा सा छोटा बनाना है जिसको आपको समझने में आसानी दिखे। इसको थोड़ा छोटा करके जिससे समझ में क्लियरली आए। एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, इसमें भी यही स्थिति है। ये बाहर की तरफ जो होता है बीजांड का जो आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं, बीजांड आवरण नहीं बोलते हैं, इसको अध्यावरण बोलते हैं। एक ही होगा तो एक अध्यावरणी, दो होंगे तो द्विअध्यावरणी, बहु होंगे तो बहुअध्यावरणी। हालांकि बहुअध्यावरणी वाली स्थिति देखने को बहुत ही कम या नहीं मिलती। ये हमने वर्तिका बहुत छोटी बना दी क्योंकि हमें अभी फोकस हमारा इसी पर है। ठीक, तो ये हो गया आपका भ्रूणकोश का विकास। ठीक, भ्रूणकोश के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको रिपीट करवा दिया है। दूसरा, इसकी संरचना बनाने के लिए आए तो आप बना ही देंगे। ये हो गया बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के बाद ये दोनों, ये बाहर वाला और ये सॉरी, ये बाहर वाला, ये अंत है, ये अंत है और ये बाह्य, और ये दोनों ही क्या होते हैं, बाह्य और अंत है
अध्यावरण। और एक बात, यहाँ जो जगह बच गई, ये क्या करेगा, आगे पोषण देने का काम करेगा। ये तो भ्रूणकोश है, ये वाला अंदर वाला हिस्सा, और इसके बाहर कई बार पतली सी परत के रूप में देखने को मिल जाता है, उसे बोलते हैं बीजांडकाय। और बीजांडकाय को ही अंग्रेजी में कहते हैं न्यूसेलस। ये पता होना चाहिए। न्यूसेलस कुछ पौधों में बिल्कुल बहुत पतली सी परत के रूप में होता है, किसमें बहुत स्थूल होता है। मतलब जैसे जैसे ही करेगा क्या, यहाँ जो भ्रूण बनेगा आगे निषेचन के बाद, उस निषेचन के बाद बनने वाले भ्रूण को ये पोषण देने का काम करता है न्यूसेलस। तो किसी में पोषण पूरा ले लिया जाता है, किसी में थोड़ा बहुत बचा कुचा रह जाता है। ठीक, तो कुल मिला के अब इसके बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं कि होगा क्या। अब सॉरी, ये कुछ ज्यादा ही पतली बन गई इसकी पट्टिका, इसमें फिर आगे हम सेतु वगैरह का निर्माण पढ़ने में दिक्कत आएगी, थोड़ा बड़ी। अब वो आपकी मर्जी है, चाहे आप ऑर्थोट्रोपस लीजिए या एनाट्रोपस लीजिए, रिजु लीजिए या प्रतीप लीजिए। जब सीधे सीधे काम चल रहा हो तो सीधे लेने में कोई हर्ज नहीं है, सीधे सीधे ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ जो 3 कोशिकाएं हैं, और यहाँ 3 कोशिकाएं हैं, और यहाँ 2, यानी ये तो 3 कोशिकाएं हैं और ये भी 3 कोशिकाएं हैं, लेकिन ये बीच में क्या है, केंद्रक है। ठीक, तो इसमें ये जो माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की तरफ होती हैं कोशिकाएं, उस बीजांड द्वार की तरफ बनी हुई कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, यहाँ 3 हैं, 3 में से 2 तो होती हैं सहायक कोशिकाएं, और इन सहायक कोशिकाओं को ही क्या कहेंगे, सिनर्जिड। सहायक कोशिकाएं कहिए, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के बाद सेंटर में ये जो बीच में कोशिका है, इसे बोलते हैं अंड कोशिका या एग सेल। अंड कोशिका या एग सेल कहिए, या एग सेल के अलावा एक टर्म और सुनने को मिलती होगी आपको, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, ओवम, और एक पढ़ा होगा ओवा। ठीक है, जनरली एनिमल किंगडम मतलब जंतु विज्ञान में ज्यादा यूज करते हैं इस टर्म को। ओवम मतलब होता है एक अंड कोशिका, और ओवा मतलब होता है बहुवचन, बहुत सारी कोशिकाएं। तो अभी हम यहाँ पे इसे ओवम ना लिख करके एग सेल लिखें, ज्यादा बेटर, एग सेल। ठीक, अंड कोशिका और सिनर्जिड तीनों मिलके क्या हो गए, सम्मिलित हो गए, एक समुच्चय बन गया है ना। तो उस समुच्चय को क्या बोलेंगे, अंड समुच्चय। अंड समुच्चय हो गया। अब इस अंड समुच्चय के बाद आगे जो निभाग की तरफ कोशिकाएं हैं, उन्हें हमेशा क्या कहा जाता है, प्रतिव्यासांत कोशिका। उनमें तीनों की तीनों कोशिकाएं एक ही जैसी होती, प्रतिव्यासांत कोशिका। और यहाँ जो क्या है, केंद्रक है। कोशिका तो पूरी है, देखो भाई ये पूरी एक कोशिका है। यहाँ पर हमने न्यूसेलस का जो भाग था वो बिल्कुल भित्ति से चिपक गया, तो हम उसे अभी अवॉइड कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल क्या है, न्यूसेलस बहुत ही छोटा सा है भी या नहीं पता ही नहीं चलता। तो अब ये तो हो गई प्रति निभाग, और निभाग की तरफ ये जो 3 कोशिकाएं होंगी उन्हें बोलेंगे प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, जो निभाग की ओर होती है। ये ज्यादा बेटर है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। अब बात करते हैं कि जो बीच में केंद्रक बचे, उन्हें हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्र, क्योंकि ये ध्रुव से आए थे। ये ध्रुव पर है तो नहीं है, तो ये केंद्र में, लेकिन इन्हें क्या बोलेंगे, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। अब आगे ये पूरा इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसे क्या बोलेंगे, बीजांड व्रंत, क्योंकि बीजांड का व्रंत है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ ये जो जहां पर निभाग और बीजांड व्रंत जुड़ते हैं, वही इसमें इस तरफ मिलेगा ना,
ये हो गया बीजांड ग्रंथ और ये हो गया निभाग, इन दोनों को जोड़ने वाला जो होती है संरचना, ठीक। ये हो गया फ्यूनिकल, ये हो गया चेलेजा। यहाँ पर हाइलम होता है, हाइलम, ठीक। अगर इसको ऐसे ना बना करके देखो, एक चीज जो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये तो हमने ऋजु प्रकार का बीजांड बनाया है। अगर हम ऋजु ना बनाए, प्रतीप बनाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा, ऊपर और नीचे से मतलब नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कुछ चीजें, इसीलिए दोनों में बताना जरूरी है आप लोगों को कि यहाँ पर भी क्या होगा, वही स्थिति भ्रूण कोश की, तो कि 3 कोशिकाएं यहाँ होंगी और ये केंद्रक हो ही गए और 3 कोशिकाएं यहाँ होंगी। देखो भाई, इसमें उल्टा हो गया, क्यों? जहां बीजांड द्वार होगा वही अंड समुच्चय होगा। अब इसमें बीजांड द्वार इधर है तो इधर है, तो फिर बीजांड द्वार जब इधर है तो अंड समुच्चय भी इधर ही होगा। अगर यहाँ बीजांड द्वार है तो यहाँ पर अंड समुच्चय, या उसे कह सकते हैं हम एग एपरेटस। चलो हिंदी लिख लेते हैं, सब हिंदी मीडियम है ना। हाँ, अंड समुच्चय। और ये हो गया ध्रुवीय केंद्रक, वो तो हमेशा बीच में ही रहेगा। लेकिन अब देखो, इसमें प्रतिव्यासन कोशिकाएं इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा ही संघ घूम गया है, ये तो पूरा सीधे था और ये यहाँ पर उल्टा हो गया। यानी कि कुल मिला के जहां निभाग होगा उसी की तरफ प्रतिव्यासान कोशिकाएं होंगी। अब सेल्स लिख देते हैं ना जगह में, कोशिकाएं। ये हो गया अपना राफे, ये हो गया इधर हाइलम, और ये हो जाता है फ्यूनिकल, या इसको कहेंगे हम बीजांड ग्रंथ। तो अब देखो, ये बिल्कुल उल्टा हो गया ना, प्रतिव्यासांत इसमें ऊपर है, ऊपर और नीचे से कोई मतलब नहीं है। अगर यही आप उसमें बनाते हेमिएनाट्रोपस में, तो उसमें भी यही होता भाई, जिस तरफ तो इसमें भी यही स्थिति देखने को मिलती। इसमें अंड समुच्चय इधर होता एग एपरेटस, और इधर होती प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ठीक है। और ये होता केंद्र। यानी कि कुल मिला के ये बात जानने वाली है कि निभाग की तरफ प्रतिव्यासांत होंगी और अंड समुच्चय बीजांड द्वार की तरफ होगा। अब आगे की कहानी करते हैं। अगर इसके हिसाब से बात करें, अब उसके बाद क्या हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये क्या होती है, गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी का मतलब जो गुरु बीजाणुओं का धारण करेगी। गुरु मतलब बड़े, है ना, बीजाणु मतलब जो युग्मक बने होंगे इसके अंदर, है ना। क्योंकि अब क्या होगा, ये सब कैसे हैं, क्योंकि ये किससे बने हुए थे, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने हुए थे। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने की वजह से ये सारी ही कोशिकाएं क्या होंगी, एन प्रकार की, यानी हैप्लॉइड होंगी। अंड समुच्चय की सारी कोशिकाएं हैप्लॉइड होंगी और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं भी हैप्लॉइड होंगी। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, इनको अगुणित कहिए या हैप्लॉइड कहिए, ठीक। अब बात आती है कि हैप्लॉइड या अगुणित के बाद आगे क्या होगा। आगे इसके अंदर अब हमें पता है कि जो इसके पास में लगा हुआ था उसको हम क्या कह रहे थे, लघु बीजाणु धानी। ये यहाँ पे यूजी था, जिसकी कोशिकाएं थोड़ा डेंस थी। डेंस का मतलब थोड़ा सा, ये स्थिति। अब यहाँ से परागकण निकलेंगे। अब इतना तो हमने पढ़ लिया था कि परागकण की अवस्था ये होगी, चाहे वो द्विकोशिकीय हो चाहे वो त्रिकोशिकीय हो, ये परागकण है। अब ये निर्भर करता है कि पुष्प किस प्रकार का है। परागण के प्रकार हम पूरे पढ़ चुके हैं, जलीय है या क्या है, कैसे है, मतलब वायु द्वारा है, कीट द्वारा है, स्वपरागण है, पर परागण है ना। एक होता है कि एक ही पुष्प के अंदर हो, वो भी स्वपरागण है। दूसरा है कि सजात पुष्पीय, यानी कि एक ही पेड़ के, एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच में परागण, वो भी स्वपरागण माना जाएगा। लेकिन एक पौधे से दूसरे पौधे में गया, तो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने के लिए उनके पास हाथ पैर तो होते नहीं, खुद तो जाएंगे नहीं, तो किसी न किसी माध्यम से जाएंगे। जब माध्यम से जाए तो वो पर परागण,
ठीक है। और जहां माध्यम की जरूरत नहीं है, सीधे गिर गया ऊपर वाले पौधे से नीचे वाले पौधे में गिर गया ग्रेविटी की वजह से, तो वहां पर उसे स्वपरागण ही कहा जाता है, उसको ग्रेविटी को अलग से कारण नहीं माना जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, परागण हो गया। परागण होने के बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पराग कण आ गया। अब कितनी गजब की बात है कि जिस स्पोरोपोलिन को कोई खत्म नहीं कर पा रहा था, उसे खत्म कौन करता है, वर्तिका। ये इस तरीके से छिद्र होते हैं, और अगर यहीं पर कोई तेल की सतह हो तो आपको बताया था उसे पॉलन किट कह देते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसमें जब पराग नलिका बनेगी तो पराग नलिका को कौन बनाएगा, अंत है, अंतःशोथ या इंटाइन। इंटाइन जब इस पराग नलिका को बनाएगा या इसको जनन नलिका बोलेंगे। अब यहाँ पर आ गई, ये केंद्रक जो है वो आ जाएगा। कई बार कुछ पौधों में ऐसा होता है कि पहले ही दो होते हैं, मतलब त्रिकोशिकीय अवस्था में आता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पर एक ही है लेकिन आते आते दो में बदल जाता है। एक बात और, यहाँ से क्या, कैल्शियम प्लस 2 आयन और बाकी के और भी कुछ रसायन स्रावित किए जाएंगे, और रसायन जब स्रावित किए जाएंगे तब स्पोरोपोलिन को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। जब स्पोरोपोलिन गल जाएगा तब ये आगे जर्म ट्यूब बनाएगी। ये ट्यूब बनने के बाद ये अपने आप नहीं चली आती है, इसके लिए भी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं का मतलब ये कि कई बार इस अंडाशय की कोई ना कोई कोशिका, मतलब गुरु बीजाणुधानी की कोई ऐसी संरचना बनती है जो पराग कण को आकर्षित करती है। मतलब पराग कण जो है वो आ रहा है तो वो सीधे पराग नलिका अपनी बना नहीं पाएगा, क्योंकि ठोस संरचना है, एकदम से फंसती नहीं चली आएगी कोशिकाएं, वृद्धि कैसे करेंगे। उस वृद्धि को करवाने के लिए, यानी कि यहाँ से जनन कोशिका वृद्धि होगी तो ये क्या बनेगी, जनन नलिका, जर्म ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनेगी। इस पॉलन ट्यूब की वृद्धि के लिए भी गुरु बीजाणुधानी द्वारा कोई विशेष संरचना बनाई जाती है, उसे सेतुक कहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रही है, सेतु बनाने का काम कर रही है। सेतु का मतलब क्या होता है, जैसे राम सेतु सुना होगा आपने, तो सेतु मतलब होता है पुल। अब पुल बन गया। अब पुल में क्या होगा, पुल है यानी सेतु है, तो पुल क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, दो भिन्न किनारों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ ये क्या है, नर संरचना, ओ सॉरी ये मादा संरचना, क्या है, नर संरचना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में एक पुल का काम कर रही है ना, उन्हें जोड़ने के लिए सहारा प्रदान कर रही है, तो उसे सेतुक बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, सेतुक बनेगा, और सेतुक बनने के बाद उसके अंदर भी सेतुक की कोशिकाओं में वेसिकल, वेसिकल का मतलब होता है रसधानी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, और क्या होता है, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम जिसे कहते हैं गोल्जी काय। कोई भी एक कोशिका, कुछ भी कोशिकाएं मिलकर के बीजांड की कोई भी संरचना पराग नलिका की वृद्धि में सहायता करती है, और पराग नलिका को, यानी ये पॉलन ट्यूब बनी ना, पराग नलिका, बीजांड की कोई भी संरचना बन जाएगी और वो इस पराग नलिका को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल, यहाँ से कोई संरचना बन गई जिसने इसको वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया, तो वो बन जाएगी सेतुक कोशिका, जिसके अंदर डिक्टियोसोम होता है। याद रखना, डिक्टियोसोम प्लांट्स में गोल्जी काय का ही नाम होता है, कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से पराग नलिका की जो वृद्धि है वो कैसी है, रसायन अनुचलनी। रसायन मतलब यहाँ से जो केमिकल्स निकाले गए, जो रसायन स्रावित किए गए, अनुचलनी मतलब पीछे पीछे चलने वाली, ठीक है। तो जब रसायन, यानी कि ये एंट्री करवाएगा, ये बोलेगा, बोलने का मतलब वो रसायन स्रावित करेगा, कोई ना कोई ऐसे सिग्नल देगा कि हाँ, क्यों सिग्नल देना जरूरी है, अगर सिग्नल देगा तभी तो पहचानेगा कि ये गुरु बीजाणुधानी को, तभी तो समझ में आएगा कि ये जो परागकण आया वो उसी की जाति का है, सेम स्पीशीज का है या नहीं है। क्योंकि अगर किसी दूसरी स्पीशीज का होगा तो फिर निषेचन नहीं हो पाएगा, क्यों, वरना तो फिर आप भी ऐसा करते ना, आम के पेड़ पे अनार भी उग जाते, क्यों, आधा परागकण उसका और अंड कोशिका इसकी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पौधों के अंदर भी सजात पुष्पी, मतलब सॉरी, तो उनके अंदर भी क्या सजातीयता चलती है कि ये हमारा ही है या
किसी दूसरे जाति का परागकण है, वरना तो गेहूं के अंदर मक्का के अगर परागकण आ जाते तो ऐसा गेहूं बनता जिसमें मक्का के और गेहूं के दोनों के गुण आ जाते। ऐसा संक्रमण नॉर्मल तौर से नहीं दिखाई देता है ना। सजातपुत्री मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी लगभग समान प्रकार के क्योंकि मटर के ही अंदर देखा गया था। हालांकि अब विज्ञान थोड़ा विकसित हो गया है और काफी विकसित होने की वजह से उसमें काफी चीजें बदल गई है। ठीक है, अब हम लोग ज्यादातर नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन कोई नहीं करता है, अब करवाया जाता है जेनेटिक लेवल पे, यानी कि गुणसूत्रों का समाकलन करवाया जाता है, जीन का समाकलन करवाया जाता है। वो सब हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, जैसे गोल्डन राइस जिसमें कि विटामिन ए डाला गया था। विटामिन ए ठीक है, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए।